वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है लेक्चर नंबर 6 जिसमें आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर 1 का फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब है ना एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला है कि द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी 0.5 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या था कि यार फॉर्मूला हमने पढ़ा था और लिखा भी था हमने यहाँ पे कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला ये था अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम ये सॉल्व करें तो यार हमारी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.02 और इसको हम डिवाइड बाय करेंगे 0.5 जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू थी और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट ये करेंगे। तो यार इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 4% आंसर। तो हमारी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 4% है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आता है रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 171.9 grams of product but it only yields 154.8 grams of the product. What is the percentage error? ठीक है, परसेंटेज एरर क्या है इसमें कि यार हमारे पास कितना गलत आया। तो हम 171.9 माइनस 154.8 करेंगे। ठीक है यार, इतना हमारे पास है ना गलत आया था कि यार आना चाहिए था 171.9 लेकिन आया हमारे पास 154.8। तो डिफरेंस कितना है बीच में 17.1। हमें 17.1 ग्राम मिला नहीं। ठीक है, फिर ये जो 17.1 है इसको हम करेंगे इसको हम डिवाइड बाय जो हमारा एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड हमारा क्या था 171.9। यार हमें था कि हमें इतना मिलेगा लेकिन हमें मिला उससे कितना कम 17.1 वो गुम हो गया। तो फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। ठीक है, जब ये करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 9.95%। 9.95% मतलब ये हो गया डी। तो हमारा आंसर फिर ये हो गया डी इसका। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है हमारा, 3 डिफरेंट पीपल वे अ स्टैंडर्ड मास ऑफ 2 grams ऑन द सेम बैलेंस। ठीक है, अच्छा मतलब हमारे पास 3 लोग हैं। ठीक है, 3 अलग लोग, उनका मास है 2 ग्राम है। 2 ग्राम बहुत हल्का होता है लेकिन समझे 2 ग्राम है। ठीक है, बस किताब है, किताब ने ऐसे ही लिखा हुआ है लेकिन इंसान का जो वेट होता है वो 2 ग्राम का भी नहीं हो सकता। कम से कम है ना, इंसान का वेट है ना 70 केजी होना चाहिए, जो लगभग आपके बनता है 70,000 ग्राम। ठीक है, तो अभी है ना इस क्वेश्चन के लिए हम समझते हैं कि 2 ग्राम है ना भाई साहब के, है ना 3 भाई साहब, उनका है ना वो वेट है। ठीक है, वो असली वेट है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू, ठीक है, हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो क्या है, 2 ग्राम। ठीक है, हमारी 2 ग्राम है ट्रू वैल्यू। लेकिन जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, हमारी 2 ग्राम जो हमारे तीनों भाई साहब हैं हर किसी की 2 ग्राम और 2 ग्राम। लेकिन जो हम मेजर करते हैं तो यार हमारे पास पता चलता है कि 7.32 ग्राम, 7.32 ग्राम, 7.32 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप ईच पर्सन है उसकी एग्जैक्टली रीडिंग आती है 7.32 ग्राम फॉर द मास ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब कि जब उन तीनों भाई साहब ने जब अपना वेट मेजर किया तो यार 7.32 वेट आया। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि यार उनका असली वेट पहली लाइन से पता चल गया कि 2 ग्राम का, और दूसरी लाइन से क्या पता चला कि जब उन्होंने मेजर किया तो क्या आया 7.32 ग्राम। तो हमारी ट्रू वैल्यूज क्या थी, 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम, मेजर्ड वैल्यू तो आई 7.32 7.32 7.32 ग्राम। तो अब इससे हमारा रिजल्ट क्या इम्प्लाई करता है, तो हमारे यहाँ पे आ जाता है एक्यूरेसी, प्रिसिजन इसका आ जाता है। तो देखें
ऑप्शन जानने से पहले हमने हमारे लेक्चर नंबर 4 एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि अगर आपकी जो वैल्यूज है, मेजर्ड वैल्यूज, वो एक दूसरे के पास है तो वो प्रिसाइज होती है, और अगर ट्रू वैल्यू से दूर है तो वो एक्यूरेट नहीं होती। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, प्रिसाइज है और एक्यूरेट नहीं है। कैसे? क्योंकि हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे से करीब है, और एक्यूरेट कैसे नहीं है? क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर है यार। 5 ग्राम तो फर्क, अब 5 ग्राम आपको डबल मतलब कम लगता होगा, लेकिन आप देखें कितना फर्क है, ट्रिपल वेट ज्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से ये एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी हो जाता है, जिसमें हमारी जो रीडिंग्स है वो प्रिसाइज है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ चौथे पे आते हैं, द डिमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। ये हमने पढ़ा हुआ था क्लास 9 या क्लास 10 में, तो अब इसका यूनिट हमें निकालना है। अब यार अगर मैं फॉर्मूला आपको याद कराऊं तो एफ जो फोर्स है, ठीक है, वो किसके बराबर है? जी एम और एम ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें आपका एक फोर्स आ गया, दूसरा जी हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम और एम जो यहाँ पे लिखे हैं ये हो गए मास, और आर हो गया रेडियस जो डिस्टेंस हो गया। तो अब हम करेंगे कि यार हम साइड्स इसको है ना, तो अब है ना, अब ये करेंगे कि यार इसको है ना फॉर्मूला को हम वापसी लिखेंगे लेकिन जी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जी एफ आर स्क्वायर, और इधर हम लिख लेंगे एम और एम। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज होगी, बस मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, बस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन की इतना और कुछ नहीं किया। ठीक है, जी हो गया। अब यार हमें डिमेंशंस लिखते हैं, तो यार एफ का जो डिमेंशन है हमने वो पढ़ा हुआ था, वो बहुत आसान था। तो पहले हम एफ का लिखेंगे, वो था मास। अगर आपको याद नहीं है तो आप मास टाइम एक्सीलरेशन करके भी आप यहाँ पे एम लिख लिया, क्योंकि केजी एक आ गया आपका, फिर आ गया आपका लेंथ का एक तो एल, फिर हो गया आपका टाइम का तो वो टी टू द -2 हो गया, और फिर आर स्क्वायर, आर मतलब आपका रेडियस जो वो डिस्टेंस हो गया तो एल हो गया यहाँ पे, और ये स्क्वायर हो गया। और फिर नीचे हम जाते तो यहाँ पे हमारे पास 2 केजी के हो गए, 2 मास के हो गए, तो हम एम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो हम सिंप्लीफिकेशन करें तो एंडेसिस ऑफ लॉज लगा के, तो यार सबसे पहले ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिर्फ एक एन बच गया नीचे, और एल ये 1 है और ये 2 है, तो ये एडअप होके 3 बन जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आखिर में आ रहा है वो है, एक तो आपका ऊपर न्यूमरेटर में एल क्यूब आ गया, नीचे आपका एक एम आ गया, और जो टी टू द -2 था, ठीक है, उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर है एल क्यूब m-1 और t-2। तो हम अगर ये देखें ये कहाँ पे है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी m-1 एल क्यूब और t टू द -2 है। तो ये हमारा आंसर है इसका क्वेश्चन 4। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ मेजरमेंट ऑन which on repetition gives same or nearly the same result। ठीक है, अ मेजरमेंट which on repetition gives same or nearly same result is called क्या? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, तो देखें इतना बता दें, एवरेज और एस्टिमेटेड तो आंसर है नहीं, ये तो हट गए।
बचे क्या, एक्यूरेट और प्रिसाइज। ठीक है, अब एक्यूरेट क्या होता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी करीब है, और प्रिसाइज का मतलब है कि आपकी मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे से कितनी करीब है। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपका आंसर सेम या अंदाजन सेम आ रहा है। अब ये नहीं बोला उसने आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर ऐसा कुछ बोला था तो हम एक्यूरेसी की तरफ जाते, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ तो हम इस ऑप्शन को हटा के डायरेक्ट हम जा सकते हैं सी प्रिसाइज पे। कैसे, प्रिसाइज का मतलब है कि जब आप वैल्यूज मेजर करते हैं, मेजर्ड वैल्यूज, तो वो एक दूसरे के करीब। वेराज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है कि आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो असली वैल्यू से कितनी करीब है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि आपकी असली वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी करीब है, ना दूर है ना करीब, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस ये बोला कि जो आप मेजर कर रहे हो वैल्यूज वो एक दूसरे से पास में है, और वो होता है आपका प्रिसिशन। तो इसलिए हमारा आंसर है प्रिसाइज। ठीक है, फिर आ गया, अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग स्टॉपवॉच, ही टेक्स 5 मेजरमेंट्स दैट आर ये। ठीक है, ये हो गई आपकी मेजरमेंट्स। अब अनसर्टेनिटी निकालनी है कि यार अनसर्टेनिटी कितनी है। तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले एवरेज लेंगे जिससे हमारी है ना ट्रू वैल्यू निकल जाए। तो हम करेंगे ये कि 3 प्लस 3.2 प्लस, तो पहले एवरेज निकालते हैं। 3 प्लस 3.2 प्लस 3.4 और प्लस 2.8 और प्लस 3.1। ये कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हो गई। इसको हम डिवाइड बाय 5 कर लेंगे फिर। ठीक है, तो फिर अब इसका जो आंसर है 3.1, तो हमारा जो एवरेज है, ठीक है, वो आ गया कितना, 3.1। ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब 3.1 के साथ यार हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो कितनी करेंगे। तो यार आप यहाँ पे वैल्यूज देखें, 3.1 से सबसे दूर कौन सी वैल्यू है, 2.8 और 3.4, उसमें 0.3 का वो फर्क है, तो डेविएशन हमारी 0.3 हो गई। अगर आप 3.1 और 0.3 ये करेंगे तो यार हमारे पास वैल्यू सारी आनी चाहिए 2.8 और 3.4 के बीच में, और यही है हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज है वो 2.8 3.4 के बीच में ही है। तो हमारी जो डेविएशन है वो प्लस माइनस 0.3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने एवरेज निकाला, फिर हमने एवरेज से देखा कि यार सबसे दूर कौन सी वैल्यू है, और उसका वैल्यू हमें पता चला यार 0.3 है। 3 से करेंगे 0.1 है, 3.2 से करेंगे 0.1 है, लेकिन 3.4 और 2.8 से करेंगे 0.3 है। तो यार इसलिए हम वो सबसे दूर वाली वैल्यू 0.3 दूर है, उसकी वजह से हमारी जो डेविएशन है वो 0.3 है। तो आंसर ए है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज डिफरेंट डिमेंशंस, यार डिमेंशंस किसके अलग हैं। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स। ठीक है, एक हो गया, फिर दूसरा आ गया आपका वेट। यार फोर्स और वेट याद करें दोनों का एसआई यूनिट सेम है, न्यूटन। ठीक है, तो उसकी वजह से यार फोर्स और वेट तो आउट हो गए यहाँ से हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों वही होते हैं, वेट होते हैं, फोर्स एक ही चीज है, न्यूटन ही उनका सेम होता है, तो वो एक ही जैसे डिमेंशन है उसके। फिर आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये अलग है, ये अगर आपने याद होगा क्लास 9 क्लास 10 में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये है, और इसके अलावा फिर टेंशन देख लेते हैं। टेंशन अगेन वही फोर्स होती है, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आंसर इसका, तो इसलिए इसकी वजह से हमारा आंसर इसका सी है। और बाकी ये जो वेट और जो फोर्स है इन सबके सेम ही होते हैं, न्यूटन न्यूटन ही उनका वो होता है ऐसा यूनिट, जिसकी वजह से डिमेंशन उनकी सेम हो गया। आप एक्सपैंड करके देख लें, आपके लिए एक एक्स्ट्रा टास्क बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसको करें कि यार मास लेंथ टाइम में करें तो क्या आते हैं आंसर्स। ठीक है, फिर 8 में आते हैं, इफ द डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर ये एल ए एम बी टी माइनस सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी वुड बी फोर्स इफ ए। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि यार ये वैल्यूज अगर हम डालेंगे तो क्या होगा। तो यार सबसे पहले फोर्स का अगर हम a-1 b0 और c-2 डालते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है या नहीं। तो मतलब ये कह रहा है कि यार फोर्स में हमारे पास होगा l-1 m0 और t-2। अब यहाँ पे देखिए माइनस सी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस करके ये +2 बन जाएगा। इसका ख्याल रखिएगा, यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। अब इसका क्या ये सही है, मैं अभी से बता दूं ये गलत है। क्यों, क्योंकि यार फोर्स में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और मास हमारे पास एक होता ही होता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो रटना है चले ठीक है, लेकिन आप डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, तो मास हमें पता है केजी होता है, तो वो m हो गया, और उसके अलावा एक्सेलरेशन वाला वो हो गया। तो यार ये हमारा 0 हो ही नहीं सकता, तो उसकी वजह से ये तो गलत है हम।
ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार मास 0 नहीं हो सकता, वो 1 ही होना है। एक गलत आ गया मतलब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ही गलत है। फिर आ गया प्रेशर। प्रेशर में क्या कह रहा है, L-1 m⁻⁴ और T²। ठीक है, अब प्रेशर के क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फिर आते हैं हम वेलोसिटी पे। वेलोसिटी में क्या है यार, वेलोसिटी में आपका L आ गया 1, ठीक है, M आ गया 0 और T आ गया, अब ये -1 हो जाएगा, प्लस T⁻⁻1। और ये बिल्कुल सही है, हाँ, क्योंकि यार स्पीड हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमें पता है L होता है और T हमें पता है वो टाइम T होता है। ठीक है, जो L/T-1 हो, तो ये सही है आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी से बता सकता हूँ गलत है, क्योंकि मास में 1 नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है, और क्योंकि हमारे पास सही आंसर आ गया है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके साथ। तो ये हो गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं यार, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁻⁶ प्लस 10⁻3। अब यार सिंपल है, इसको ऐड करेंगे तो होगा क्या, तो यार तो 10⁻6 यार हमें पता है वो कितना होता है। हमें पता है कि यार 10⁻6 1 मिलियन के बराबर होता है, और 10⁻3 जो है वो 1000 के बराबर होता है। ठीक है, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1,000,001,000। और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये 1.001 टाइम्स 10⁻6 है। अगर आपको क्लास 9 से स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन याद नहीं है, तो आप वो जाके हमारी प्लेलिस्ट से देख लें, आपको याद हो जाएगा, रिवाइज कर लें थोड़ा सा। लेकिन हाँ, अब अगर आप 10⁻6 और 10⁻3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 1 मिलियन प्लस 1000 आ गया, वो हो गया 1,000,001,000, और उसको आप करेंगे तो 1.001 टाइम्स 10⁻6 है। इसको आप ऐड करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। फिर अब हम आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल क्या है कि यार, विच ऑफ द फॉलोइंग may be used as a valid formula to calculate speed of ocean waves। अब स्पीड हमें निकालनी है। अब यार हमें फॉर्मूला ये नहीं पता, क्यों, क्योंकि यार ये हमने फॉर्मूला कभी पढ़े नहीं हुए। लेकिन हमें एक चीज पता है यार, हमने पढ़ा था होमोजेनिटी। होमोजेनिटी में हमने क्या पढ़ा था कि यार लेफ्ट साइड और राइट साइड पे यूनिट सेम होने चाहिए हमेशा। तो यार सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं। अब यार वेलोसिटी का हमें पता है कि यार वो उसका होता है L/T। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब यार राइट साइड पे हमें कैलकुलेट करना है क्या है, सबके करेंगे। तो सबसे पहला वाला है हमारा ये वाला लैम्डा मल्टीप्लाई बाय G²रूट। अब लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ आपको याद होगा, और ये हम मीटर में पढ़ते हैं, तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L। ठीक है, तो L हो गया। फिर उसके बाद आता है जी आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है, तो यार एक्सेलरेशन का हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है L। ठीक है, और फिर साथ में T², T⁻² या T²। अब इस पूरे चीज को स्क्वायर रूट किया जा रहा है। ठीक है, तो L टाइम्स L, यार ये पूरा L² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। ठीक है, ये हो गया L²। फिर यार T² और L² इनको स्क्वायर रूट किया जा रहा है, तो ये स्क्वायर्स यहाँ से हट जाएंगे इंडिसेस की वजह से। तो यार हमारे पास आखिर में आंसर L/T ही आ रहा है, तो उसकी वजह से यार ये तो बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार इसका जो यूनिट है लेफ्ट साइड पे वो मीटर पर सेकंड आ रहा है, और राइट साइड पे भी मीटर पर सेकंड आ रहा है। और अगर डिमेंशंस में करें तो L/T या L/T आ रहा है। आप डिमेंशंस में करें या यूनिट में करें, मसला नहीं है, एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, बाकी भी आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ये सही आंसर आ गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप ये वाले भी कर लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। यार ये बहुत आसान है, ये है ना किताब में हमने शुरू में पढ़ा था, ये किताब में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम जाते हैं ऊपर, तो ये रहा वो टेबल पेज नंबर 9 पे, के लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आपको जानने की जरूरत है। इसमें से आप कोई सा भी जो कॉमन है, जैसे पानी हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया, ऐसी चीजें आप लिख रहे हैं टेबल में, आपकी मर्जी है, कोई से भी लिख सकते हैं, कोई सही गलत ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, बस आप है ना उस टेबल से लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग डिराइव क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो फोर्स है, वर्क है, पावर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब ये करते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी जो थी तो वो करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी आपकी थी फोर्स। यार फोर्स का हमें फॉर्मूला पता क्या है? ठीक है, फोर्स हमने लेक्चर्स में भी किया हुआ है, लेकिन फिर से वापसी कर लेते हैं एक दफा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ma लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब यार मास है, ठीक है, उसका यूनिट है kg, ठीक है, और फिर एक्सेलरेशन है यार, उसका हमें पता है फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो वो डिस्टेंस हो गया आपका m और टाइम हो गया s⁻², या s जो भी लिख लें। तो पहले वाले का आंसर है kg/(-2) kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर फोर्स का। फिर उसके बाद एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी बहुत आसान है। एनर्जी का यार हमने पढ़ा हुआ है आंसर, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। फोर्स अभी हमने निकाला था kg/(m)(s)-2, इसको मल्टीप्लाई बाय अब मीटर से करना है, डिस्टेंस क्योंकि मीटर में होता है। तो यार अब m यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और इनके ऊपर पावर एक एक है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज के लॉ लगेंगे। तो ये kg m+1, तो kg m² हो जाएगा और s-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी वाला। फिर आते हैं पावर पे। तो यार पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का अभी हमने निकाला था वो था kg m² और s-2, और इसको हम डिवाइड बाय s कर रहे हैं। तो यार ये -2 और -1 है, ये यहाँ पे टू द पावर अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय s⁻1 है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यार s-2 प्लस -1 करेंगे तो ये s⁻³ हो जाएगा। तो ये kg मीटर स्क्वायर s-3 हो गया। ठीक है, तो पावर का ये आ गया। फिर आते हैं प्रेशर पे। यार प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर यार अब फॉर्मूला जो है फोर्स का वो हमने पढ़ा था kg m(s)-2, और फिर उसके बाद यार जो एरिया है उसका m² होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये आपके पास अब 1 - 2 होके ये -1 हो गया, तो kg m-1 s-2 हो गया अब ये आंसर। ठीक है, प्रेशर का ये हो गया। फिर आते हैं चार्ज पे। ठीक है, चार्ज का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है करंट हाई मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, अब करंट का हमें पता है यार वो होता है एम्पेयर, और टाइम का हमें पता है सेकंड। तो यार इसका आंसर एम्पेयर सेकंड हो गया। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन 2। फिर आते हैं क्वेश्चन 3, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन। यार हमारे पास रेजोल्यूशन सबसे कम क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप पूछेंगे यार रेजोल्यूशन होता है क्या है? तो अगर आप याद करें, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, रेजोल्यूशन मतलब सबसे लीस्ट काउंट क्या है। जैसे हमने कुछ लेक्चर्स पहले मीटर रूल देखा था, उसका जो सबसे लीस्ट काउंट था वो था 0.1 सेंटीमीटर। तो यार ये कह रहा है कि यार सबसे कम मतलब लीस्ट काउंट हमारे पास हो तो उससे क्या होगा? तो यार उससे होगा ये कि हमारी जो मेजरमेंट्स होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज होंगी, वो एक दूसरे से ज्यादा पास में होंगी, उससे हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग दी अनसर्टेनिटी। तो वाला हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी इन दी मेजरमेंट, और हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब कम हो जाएगी तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से पास होंगी क्योंकि वो प्रिसाइज होंगी एंड साथ में एक्यूरेट भी होंगी। तो ये फायदा है, और इसका आंसर ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यार व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यार हम रीडिंग्स बढ़ाएं क्यों? तो यार वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स हेल्प्स अस टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्लास 9 में रैंडम एरर्स, इसमें भी हमने एरर्स पढ़ा था ऊपर ऊपर से, लेकिन हाँ जितनी ज़्यादा आप रीडिंग्स देंगे तो उससे हमारे रैंडम एरर्स कम हो जाएंगे। फिर उससे हमारी जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी की जगह एक काम करते हैं, हम एक्यूरेसी रख लेते हैं। एक्यूरेसी एक काम करें, रिलायबिलिटी रख लें,
प्रिसिजन, एक्यूरेसी ये बढ़ जाती है, एंड एस्टिमेशन है ना, जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो बेहतर हो जाती है क्योंकि हम एवरेज ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। 6 में व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये बहुत आसान है, ये हमने होमोजेनिटी पढ़ी थी यार, जिसमें हम देखते हैं कि यार लेफ्ट साइड और राइट साइड जो मेरी इक्वेशन है उसमें यूनिट सेम आ रही है या नहीं। अगर यूनिट सही है तो हमारा फॉर्मूला सही निकला, डेराइव जो हमने किया या जो फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा है वो सही है। लेकिन अगर वो गलत है तो उसकी वजह से यार होगा ये कि हमारी इक्वेशन ही गलत है, फॉर्मूला गलत है। तो उसका है ना, फिर मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप लिखेंगे पेपर में। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो कहता है कि यार एक इक्वेशन है, अगर कोई इन एन इक्वेशन ऑल टर्म्स मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस, मतलब यार लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो डायमेंशंस हैं या यूनिट है, कहना चाहिए डायमेंशन, तो वो सेम होने चाहिए। ये हमें चेक करने देता है कि यार हमारे एक जो फॉर्मूला जो है वो हमने डिराइव किया वो करेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं। और उसके अलावा ये चेक करने के लिए यार लेफ्ट साइड और राइट साइड के यूनिट सेम है या नहीं, डायमेंशंस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर and 5 different students are individually measuring the time it takes to fall down. The time obtained are the following. ये हमारी है ना मेजरमेंट्स आ गई हैं। अब what is the uncertainty of the results and how should the resulting time be expressed? तो यार बहुत आसान है, सबसे पहले हम एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं यार, 6.2 प्लस 6 प्लस 6.4 प्लस 6.1 प्लस 5.8, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया सबसे पहले कि यार जो मेजरमेंट्स आई है उन सबको आप ऐड कर लो। ठीक है, एवरेज ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आप करेंगे ये कि यार कितनी मेजरमेंट्स ली हुई हैं, तो हम देखेंगे ये है 1 2 3 4 और 5 मेजरमेंट्स ली हुई हैं। तो यार इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे क्योंकि 5 मेजरमेंट्स ली हुई हैं, और फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 6.1। ठीक है, तो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ गया 6.1। ठीक है, तो अब ये हटा देते हैं और हम खाली लिख लेते हैं 6.1 जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये सवाल है कि यार हम उसके साथ अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यार हमें प्लस माइनस करना होता है। क्या करना होता है कि यार हम सबसे कम वैल्यू देखें और सबसे बड़ी वैल्यू देखें और सब्ट्रैक्ट करें। तो यार 6.4 है और 5.8 है, ये हमारी सबसे बड़ी और छोटी वैल्यूज है। अब 6.4 माइनस 6.1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6.4 माइनस 6.1, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। और अगर आप 6.1 माइनस 5.8 अब मिनिमम वैल्यू वो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.3। 0.3 दोनों में आ रहा है, तो बस हमारी जो वैल्यू है वो है 0.3। हमारी जो अनसर्टेनिटी है 0.3 है। और हाउ से द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस, तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो आ रही है 5.8 और 6.4 के बीच में। ठीक है, तो वही 6.1 प्लस माइनस 0.3, ये बस कह रहा है कि यार हमारी जो सारी वैल्यूज है वो 5.1 और 6.4 के बीच में ही मिलेंगी। और इससे हमारी ये हो गया आंसर क्वेश्चन 7 का। फिर आते हैं क्वेश्चन 8 में। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय E is equal to hf. Find the dimension of Planck constant h where f is the frequency. बहुत आसान है, अब ये करते हैं हम सॉल्व। क्योंकि हमने होमोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो यार सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, E is equal to hf। E हमारा क्या है, हमारा एनर्जी। ठीक है, अब यार क्योंकि हमने होमोजेनिटी पढ़ी हुई है उसकी वजह से होता ये है कि यार आप यूनिट्स है ना आराम से निकाल सकते हैं, भले आपने फॉर्मूला कभी पहले पढ़ा भी ना हो, लेकिन क्योंकि होमोजेनिटी पढ़ा हुआ है तो हमें पता है यार लेफ्ट साइड और राइट साइड पे यूनिट सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एच को हम एक साइड पे लिख लेते हैं और ई अपॉन एफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यार इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यार सबसे पहले ई का हमने यूनिट अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, वो था केजी मीटर स्क्वायर S-2। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, यार फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है, तो यार फ्रीक्वेंसी आपको पता हो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। और 1 अपॉन टाइम, अब टाइम का क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन सेकेंड हो गया फिर। ठीक है, क्योंकि टाइम सेकेंड में होता है तो इसको आप 1 अपॉन सेकेंड या फिर S-1 भी लिख सकते हैं। तो यार हमें पता है फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यूनिट है वो है S⁻⁻1। तो हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख लेंगे S-1। ठीक है, फिर अब हम ये करेंगे S-2 और S-1, इनको हम ऐड करेंगे। S-2 माइनस -1, तो ये S-2 प्लस 1 हो गया, तो ये kg m²
s-1 हो गया। तो यार जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगर आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपको आता नहीं है, खैर है, लेकिन उसका यूनिट केजी m स्क्वायर s-1 है। कैसे? क्योंकि हमने होमोजेनिटी यूज कर ली। भले आपको नहीं पता हो h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, बस ये हमारा यूनिट आ गया। तो इससे हमारे है ना सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 8 का आंसर ये है। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आते हैं। यार सबसे पहला सवाल है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म अनसर्टेनिटी। तो यार अनसर्टेनिटी जो थी हमने नोट्स में लिखे थे कुछ लेक्चर्स पहले। तो अनसर्टेनिटी की है ना डेफिनेशन में दिखाता हूँ, ये है, ठीक है, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन विच द ट्रू वैल्यू मे लाई इन। ठीक है, अनसर्टेनिटी बस ये बताता है कि यार शक होता है हमें, ठीक है, और एक रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दे देता है कि यार वैल्यू जो हमारी है वो इतनी आ सकती है। और उसके अलावा ये एक्चुअल फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। अगर आप कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिखना चाहें, अगर ज्यादा लंबा आंसर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। जो दो आंसर है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना वो मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर 1-2 मार्क है तो आप वो वाली लिख लें, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स हो तो थोड़ी सी लंबी करके आप है ना ये लिख सकते हैं। मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का सवाल होगा। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। अब दूसरे सवाल में आते हैं, डिस्कस द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी प्रोपगेशन इन द फाइनल रिजल्ट्स इन डिफरेंट केसेस। तो यार ये बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा था रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी यहाँ पे, कि यार जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वैल्यूज को तो हमेशा अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हम फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। और अगर हम रेज टू द पावर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शनल परसेंटेज या जो अनसर्टेनिटी है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम वैल्यूज का एवरेज ले रहे हैं तो फिर हम टेक द एवरेज एंड देन मीन ऑफ ऑल डेविएशंस। ठीक है, तो ये हमने रूल्स पढ़े थे। आई थिंक सो हमने ये पढ़े थे लेक्चर नंबर 4 में या लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपको ये रूल्स वहाँ पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वाला लेक्चर देख ले, लेकिन ये हमने लिख लिए थे और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट डज द डिमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है। डिमेंशन, पहले सबसे मैंने डेफिनेशन लिखी, क्या है, इज डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेफर्स टू द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यार वही आसान अल्फाज में यार जो आपके बेस यूनिट्स हैं उनको हमने डिमेंशन दे दी है MLT और वो ब्रैकेट्स लगा दिए स्क्वायर ब्रैकेट, और उसको हम है ना इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं रादर देन न्यूटन जूल, इसमें नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो फिर इससे होता ये कि यार हम है ना जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम बेस यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स में दिखा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होता है यार, 2 फायदे होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक तो यार इक्वेशंस चेक करने के लिए, होमोजेनिटी, चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कि यार लेफ्ट साइड राइट साइड पे यूनिट सेम है या नहीं। ऐसे होता है ये कि यार आप बता सकते हैं कि यार अगर सही आपने लिखा है या नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, कि अगर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस हैं या नहीं, सेम यूनिट सेम है या नहीं। फिर इस बार डिराइविंग रिलेशंस, यार नए फॉर्मूला डिराइव करने में, अगर जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने E इज इक्वल टू HF पढ़ा था, प्लैंक कांस्टेंट का हमें निकालना था यार, उसमें हमें पता चल गया यार H का जो यूनिट है वो हमने निकाल लिया था। कैसे निकाल लिया था, क्योंकि यार हमने E इज इक्वल टू HF, हमें वो इक्वेशन पता थी, उसके थ्रू हमें निकल गया। तो ये डिराइविंग हम रिलेशंस यहाँ से यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं इनके। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यार ये हमने एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन लिखी थी पहले यहाँ पे, कि एस्टिमेशन होती क्या है, ये हमने कुछ लेक्चर्स पहले लिख दी। यहाँ पे अ रफ एजुकेटेड गेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज वैल्यू। ठीक है, स्ट्रैटेजीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार हमने डेफिनेशन लिख ली कि यार एस्टिमेशन होती क्या है। ठीक है, कि यार हम तुक्का मार रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार जो वैल्यू है उसकी कितनी वो हो सकती है वैल्यू। ठीक है, अब फिर वहां पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेशन की हमने डेफिनेशन लिख ली। फिर अब एग्जाम्पल देना है। तो यार जो मैंने आपको दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना बिल्डिंग वाला, कि यार आप बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हैं, वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो वाला मैंने डिटेल में उस लेक्चर में समझाया था, लेकिन उसका वही आंसर है कि यार आप अपने आप को इमेजिन करें कि यार आपके कितने हम शक्ल ऐसे खुद के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो और आपको अपनी हाइट पता है लेट्स से 6 फुट है, तो आप बस उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास पूरी बिल्डिंग की है ना नाप आ सकती है। ऐसे ही एस्टिमेशन करते हैं, और उसकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो हमने लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, आप और कोई से भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे मैंने पहला लिखा था ब्रेकिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो ब्रेकिंग एन एंटायर बिल्डिंग इनटू मल्टीपल फ्लोर्स। उसके अलावा किताब है उसकी है ना एक किताब को लेके एक पेपर की हम है ना थिकनेस मेजर करें, ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो आप कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैंने ज्यादा डिटेल में समझाए थे उस लेक्चर्स में, ठीक है। तो वही वाला सेम सीन आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इससे हमारा है ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस खत्म हो जाता। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले यार, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। हार्ट बीट्स मतलब यार दिल की जो धड़कनें होती है ना, वो कितनी एक पूरी जिंदगी में होती है। तो यार सबसे पहले हम ये एस्टिमेशंस देने वाले हैं कि 1 मिनट में 70 हार्ट बीट्स होती हैं। और ये सबको पता होना चाहिए कि यार 1 मिनट में आपका दिल है वो 70 बार है ना धड़कता है, ठीक है। तो ये हो गए 70, ठीक है, 70 मिनट्स, 70 हार्ट बीट्स अ मिनट। अब 1 घंटे में कितनी आएंगी? तो यार 1 घंटे में 60 मिनट है। अब मुझे पता है कि यार 1 मिनट में 70 दफा होता है, तो 60 मिनट में कितनी दफा होगा? यार मैं 70 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा 4200, ठीक है। वो 4200 मेरा क्या हो गया? ये हो गए मेरे हार्ट बीट्स, या जितनी दफा मेरा दिल जो धड़कता है 1 घंटे में, ठीक है। ये 1 घंटे में। अब यार एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मुझे पता है यार 1 घंटे में ये इतनी दफा 4200 दफा दिल धड़कता है, तो मैं अब है ना 24 घंटे में कितनी दफा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 24 कर दूंगा। तो जब मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 100,800। इसका मतलब क्या है कि यार दिल जो है आपका एक दिन में इतनी दफा है ना धड़कता है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको 365 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यार एक दिन में अगर इतनी दफा धड़कता है तो एक साल में कितनी दफा? मल्टीप्लाई बाय 365 करूंगा, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो ये जब मैं करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36,792,000, ठीक है। तो इसको मैंने रेज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 36,792,000। तो इसका मतलब क्या है कि यार एक साल में, पूरे एक साल में आपका जो दिल है ना वो इतनी दफा धड़कता है, मतलब इतनी हार्ट बीट्स एक साल में होती हैं। अब हम एक और एस्टिमेट यहाँ पे लेंगे, वो ये है कि यार एक इंसान है ना वो 70 साल लगभग रहता है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, आप जितनी भी लिख लें, लेकिन है ना हम 70 एस्टिमेट लेते हैं और इसको हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो होगा 2,575,440,000। इसका मतलब क्या है कि यार आपका जो दिल है, ठीक है, वो अब एक पूरी जिंदगी में, ठीक है, हमने एस्टिमेट लगा दिया, अंदाजा लगा दिया कि यार ये इतनी दफा है ना हार्ट बीट्स होती हैं, इतने दफा आपका दिल है ना धड़कता है पूरी एक जिंदगी में। अब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मोस्टली झूठ ही होगा, लेकिन यार सही आंसर नहीं है, लेकिन ये है ना एस्टिमेट है। इसकी वजह से हमने जो एस्टिमेट वाला है, इसकी वजह से ये आंसर सही है, ठीक है। हमने एस्टिमेट मारा है, ये नहीं बोला कि यार एक बंदे के कितने हार्ट बीट्स होते हैं एक ही जिंदगी में। यार वो एक एग्जैक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने एक एस्टिमेट लगा दिया और एस्टिमेट से हमारे पास ये आ रहा है आंसर, हार्ट बीट्स इन 1 लाइफ टाइम, ठीक है। फिर आगे डिटरमिन द डिमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब ये 2a और 2b दिया हुआ है, अब इसको कर। तो सबसे पहला सवाल है v²/ax, जिसमें v आपकी स्पीड हो गई, a आपकी एक्सेलरेशन और x मतलब आपका डिस्टेंस/डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यार सबसे पहले v² वेलोसिटी का फॉर्मूला यार हमने पढ़ा हुआ है, अगर हम करते हैं तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और उसके डिमेंशन हम लिखते हैं तो लेंथ अपॉन टाइम। अब ये वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी को हम स्क्वायर करते हैं तो ये सारी चीजें अब स्क्वायर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में यार हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है उसका हमें पता है, उसका आंसर है डिमेंशन है L/t², ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यार हमें पता है जो डिमेंशन है वो डिस्टेंस L हो गया, ठीक है। तो यार ये t² हमारे कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे से। फिर बचा यार L मल्टीप्लाई बाय L। L मल्टीप्लाई बाय L यार हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ही यहाँ पे हो जाएगा। तो बचा हमारे पास L²/L², ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास आंसर है ना, हमारे पास नल आता है, ठीक है। इसका कोई डिमेंशन ही नहीं है, तो इसको आप है ना फिर लिखेंगे एज डिमेंशन लेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर पहले वाले का। फिर अब हम आते हैं दूसरे सवाल में, जिसमें यार हमारा था at²/t। अब इसका हमें क्या लिखना है? डिमेंशन लिखना है।
तो यार सबसे पहले ए है, वो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, वो तो बहुत आसान है, उसका हमें पता है L/T²। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम स्क्वायर वापसी आ गया। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में वापसी में लिख लेंगे टाइम स्क्वायर तो T²। फिर आ गया 2। यार 2 का कोई डिमेंशन नहीं होता, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर से, यार ये डिमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसको हम इग्नोर कर लेंगे। तो बचा हमारे पास आखिर में यार ये T² और T² कैंसिल होके हमारे पास आखिर में बस खाली लेंथ ही बचा। और जो इसका डिमेंशन है वो है लेंथ। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए। ये हमारा था डिमेंशनलेस। ठीक है, यहाँ पे मैं डिमेंशन लेस लिख लेता हूँ, और इसका जो आंसर है सेकेंड वाले का वो है खाली L। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इज इक्वल टू x² ओवर y² z², देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a। द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन x, y एंड z आर 1%, 1% एंड 2%। ठीक है, बहुत आसान है यार, हमने रूल्स पढ़े थे आपके अनसर्टेनिटी के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिविजन के। यार जब ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, और साथ में ये जो आपके साथ 2 जो है ना, यहाँ पे 2 ये जो पावर 2 लगी हुई है, हमने ये भी रूल पढ़ा था कि यार जो कोई सी भी पावर लगी हुई है हम उसको है ना पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार सबसे पहले हमारे पास x² है, उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी अनसर्टेनिटी 2 मल्टीप्लाई बाय 1%। 1% कहाँ से आया, वो हमारे पास सवाल में दिया हुआ था, और 2 क्योंकि उसकी पावर है उसकी वजह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस क्यों, क्योंकि यार x, y, z ये सारे है ना एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी वजह से यार ये सारे है ना प्लस या माइनस, ये सारे प्लस ही होंगे, माइनस होंगे भी नहीं। ठीक है, y² आ गया। y² में यार हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी 1, और क्योंकि रेज टू द पावर 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1% हो गया। और फिर उसके बाद z है हमारा यहाँ पे, z क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है सिंपल, और उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%, तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2% हो गया, ये 2% ये 2% ऐड करके आंसर आपके पास आएगा 6%। फाइनल आंसर जो है इसका वो है 6%। ठीक है, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air speed v. The resistive force is given by the expression ये, where c is a constant by using dimensions deriving the SI base unit of constant c। अच्छा, अब हमें है ना c का है ना यूनिट निकालना है, जो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू CRV, जिसमें यार ये फोर्स है आपका। ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट है जिसका हमें यूनिट निकालना है, ये हो गया आपका डिस्टेंस या रेडियस। ठीक है, और फिर उसके बाद बचा आपका वेलोसिटी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि यार क्योंकि हमें c का यूनिट निकालना है, हम c को पहले सबसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सारी चीजें हम c को एक साइड पर रखेंगे और बाकी सारी चीजें हम दूसरे साइड पे भेजेंगे। तो ये हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से F/RV हो गया। अब यार f जो है, ठीक है, f का हमें डिमेंशन लिखना है, तो डिमेंशन f की क्या थे यार, f का हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का kg था। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है m और s-2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रेडियस हमारा हो गया। अच्छा, मैं s² को है ना इधर ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे इधर मैं नीचे लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर में। और फिर उसके बाद r आ गया। r क्या है, r यार डिस्टेंस है, वही मीटर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद वेलोसिटी आ गई मीटर, वो हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल हो गया, ये kg के m और m कैंसिल हो गए, m यहाँ पे बचा हुआ है, ये s और s यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है kg m-1 और s-1। ये हमारा है ना यूनिट हो गया c का, बस ये आंसर हो गया। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं kg m-1 s-1। आप kg/m/s भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन हाँ kg m-1 s-1 वो भी सही है। तो अब द प्रेशर
P at depth h in an incompressible fluid of density rho is given by this, ये फॉर्मूला डेंसिटी का। अब चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो यार होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि यार आप लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे प्रेशर है, प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये kg/m(s-2) है, और एरिया हमें पता है यार वो m² होता है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीटर स्क्वायर ही देता है। तो यार इसकी वजह से ये हमारे पास जो यूनिट आ गया ना यहाँ पे, ये हो गया m, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो गया kg/m-1 s-2। ठीक है, फिर आ गया आपका ये लेफ्ट साइड हो गया, उधर हमारे पास क्या यूनिट आ गए, kg/m-1 s-1। अब हम आते हैं राइट साइड पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, डेंसिटी, रो और h। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी यार हमें पता है इसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसकी वजह से हमारा जो यूनिट है वो हो गया kg/m-3। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं हम, रो, ये हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा हुआ है वो है m(s-2), और फिर h है हमारा, h का भी हमने पढ़ा हुआ है यार, ये जो डिस्टेंस है का मल्टीप्लाई बाय m कर रहे हैं। तो अब उसकी वजह से यार होगा ये कि यार m ये 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे 3 -3 है, तो यार ये है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे m आपके सारे, और ये क्या हो जाएगा आपका m-1 और s-2 हमारा बचा हुआ था। ठीक है, हमारा राइट साइड क्या आ गया, kg/m-1 s-2। हमने लेफ्ट साइड भी पहले kg/m-1 s-2 करा था। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो kg/m-1 s-2, दोनों साइड पे यूनिट्स आपके सेम है, तो उसकी वजह से ये सही है, हमने चेक कर लिया। फिर आता है यार एस्टिमेट दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम। हमें क्या चेक करने, कितने नंबर प्रोटॉन्स हैं इन अ बैक्टीरियम में। तो यार हमने बहुत सारे शुरू के जो पहला चैप्टर था या दूसरा लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने एस्टिमेशन पढ़ी थी। तो एस्टिमेशन में यार आप ये देखें, ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यार आपने क्या निकालना है कि एक बैक्टीरिया जो है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अब बहुत आसान है, आप समझे, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि यार जो कोई भी चीज हमारे पास होती है, सारी चीजें, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, और सेल्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन। लिविंग सेल्स जो हैं उनमें प्रोटॉन होते हैं, क्यों, क्योंकि वो एटम से बने हुए होते हैं। तो समझे यार, ये मेरा पूरा एक वो बैक्टीरियम है, और ये छोटे छोटे किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और इसमें प्रोटॉन्स है। कितने हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हैं। और अब हम टेबल ऑफ एस्टिमेशन यूज करेंगे कि यार कितने प्रोटॉन है। कैसे, यार ये दिया हुआ है यहाँ पे एक बैक्टीरिया का मास 10⁻⁻15 kg, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ अ प्रोटॉन। अब हमने ये क्या बात की थी कि यार ये जो पूरा बैक्टीरिया है इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होते हैं और कुछ नहीं होते। तो उसकी वजह से यार हमें यह पता है कि यार मेरा टोटल मास कितना है 10⁻⁻15, और मेरे एक प्रोटॉन का मास क्या है 10⁻⁻27। तो जब मैं इन दोनों को वैल्यूज को डिवाइड कर दूंगा तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएंगे, मेरे पास ये आ जाएंगे कि कितने प्रोटॉन है। क्योंकि अगर मेरे एक प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 है, तो मुझे ऐसे कितने प्रोटॉन चाहिए होंगे कि यार मेरा आंसर 10⁻⁻15 टोटल वेट है। तो ये -15, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस और -27 करेंगे। अगर आपको अपने इंडिसेस के रूल्स याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट है एक बनी हुई, क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिसेस सर्च, वो आप एक दफा देख लें, आपको रिफ्रेशर मिल जाएगा, और ये पूरा है ना आपको समझ आ जाएगा यार इंडिसेस सर्च कौन से लॉज हैं। अगर आपको याद है तो सही है, 10⁻12 हो गया, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सिर्फ एक बैक्टीरिया में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10⁻12 प्रोटॉन्स, ठीक है, इतने प्रोटॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद यार एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन। मतलब यार सन जो है, मैं एक सन बनाता हूँ यहाँ पे, ये आप समझे एक सन है। अब यार अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स ऐसे यूं रखता जाऊं, ठीक है, डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा वाला जो सर्कल का होता है, ऐसे कितने यहाँ पे आ सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये सवाल है। तो अब हम वापसी उस टेबल में जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे है ना
एक वैल्यू मिसिंग है टेबल में, यहाँ पे है ना डायमीटर ऑफ अर्थ की है ना वैल्यू देनी, डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू देनी चाहिए थी अर्थ और सोलर सिस्टम के बीच में। मैं आपको है ना डायमीटर ऑफ सन बताता हूँ कितना है। सन का जो डायमीटर है वो है 10⁻⁹। ये है ना टेबल में ये डालना भूल गए, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि यार इतना डायमीटर होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम का डायमीटर कितना है 10⁻⁻10। अब मैंने जैसे आपको डायग्राम बना के बताया था कि यार इतने मुझे ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लाइन अप करने, तो वो कैसे होंगे। तो यार देखें, मुझे पता है कि यार टोटल डिस्टेंस कितना है, डायमीटर 10⁻⁹, और मुझे एक का पता है, एक एटम का 10⁻⁻10 है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे। तो 10⁻⁹ माइनस माइनस 10, तो इससे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 10, 9 प्लस 10। अगेन वही लॉज ऑफ इंडिसेस के लगे। अब अगर आपको याद नहीं है तो क्लास 9 की हमारी प्लेलिस्ट देख ले मैथ्स की, आपको पूरा समझ आ जाएगा। वहां पे हमने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी दी है। तो आंसर क्या आ गया 10⁻⁻9, 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 10⁻19 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, फिर हम अब आते हैं आखिरी सवाल पे। द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, ठीक है, इतना करंट पास कर रहा है और इतना रेजिस्टर में रेजिस्टेंस आ रही है, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है। अब यार पावर हमें देखना है, यार पावर कितनी यूज हो रही है। तो यार अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था पावर का फॉर्मूला क्लास 9 क्लास 10 में कि यार पावर का जो फॉर्मूला वो है I²R। ठीक है, अब हमें पता है कि यार करंट कितना जा रहा था 3 एम्पेयर, तो हमने 3² किया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई बाय R, रेजिस्टेंस हमें पता है कितनी है 13 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 117 वॉट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि कितना पावर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 117 वॉट्स। फिर आगे दूसरा सवाल, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। अब यार ये बहुत आसान है यार, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें निकालनी है, इसमें कितनी है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था यार, वो क्या होगा कि यार आपने अनसर्टेनिटी ये जो एरर वाला है वैल्यू वो न्यूमरेटर में लेना है और उसको डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू करना है। तो हमारी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। फिर इसको हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100%। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ रहा है हमारे पास 3%। तो यार हमारे पास कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। ये हो गया। फिर उसके बाद फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। अब यार रेजिस्टेंस में कितनी है हम वही करेंगे वापसी पिछली बार की तरह कि यार हमने वैल्यू ले ली कि यार कितना वो एरर है और उसको डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो 0.5 डिवाइड बाय 13 हो गया और इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। जब ये होगा तो यार हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.84%। तो यार हमारी कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई 3.84%। ये हो गया यहाँ पे। अब यार ये कह रहा है कि आप निकालोगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। ये हमारी होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जितना जो एरर होता है हमें ये निकालना है पावर में। तो ये कैसे निकालेंगे यार, सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। वो बहुत आसान है निकालना, क्यों, क्योंकि यार हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, वो है, अच्छा हमने पावर का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं लिख लेता हूँ आपसे यहाँ पे P = I²R। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में यार हम, अगर आपको रूल्स याद हो, जब पावर आती है तो हम उस पावर, जितनी पावर है उसको हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है यार, वो है हमारी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है करंट से तो उसकी वजह से हम दोनों को ऐड कर देंगे। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम ऐड करेंगे। तो यार 2 हमारी पावर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने 3 से, क्यों, क्योंकि यार वो हमारी करंट की क्या थी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3% प्लस आर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यार हम एक ही दफा है ना उसको ऐड करेंगे 3.84%। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है 9.84%। ये कितनी हो गई हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 9.84%। अब यार
हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यार उसके लिए हमारे पास यार पता है परसेंटेज हमारे पास कितना है, 9.84%। परसेंट को मैं डिवाइड बाय 100 लिख लेता हूँ परसेंट की जगह, ठीक है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द एब्सोल्यूट, हमारी वैल्यू जो थी ना, हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि यार हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। और आप याद करें कि यार मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शनल का, कि यार फ्रैक्शन जो होता है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होती है, कि आप एरर ले लो और डिवाइड बाय वो वैल्यू कर लो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अब इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए यार हम फ्रैक्शनल परसेंट जो अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हम पावर की एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यार हमारे पास आंसर आएगा 11.7 वॉट। तो यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे अब वो होगा 11.7 वॉट। तो ये सॉल्व हो गए हमारे सवाल पर, ठीक है। ये आंसर हो गए, ये वर्किंग हो गई उनकी, और ये है ना, इससे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। तो अगर आपको समझ नहीं है आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हम मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे, या फिर है ना कमेंट भी कर दें, हम आपको वापस समझा देंगे, मसला नहीं है।